नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। संसद में हंगामे को लेकर पीएम मोदी का हमला। पीएम ने संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के रवैये की निंदा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी तेज। दिल्ली एम्स में शुरू हुआ नया मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक। दिल्ली में मौत बनकर बरसी बारिश। प्रहलादपुर अंडरपास में डूबा युवक तो नरेला में गई मासूम की जान। उत्तम नगर पुलिस ने किडनैपिंग केस का किया खुलासा। पड़ोसी ही निकले किडनैपर, पुलिस ने पहुंचाया जेल। और एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, दोबारा खोले जाने चाहिए स्कूल। सीएम केजरीवाल स्कूल खोलने से पहले ही कर चुके हैं मना। अब खबरें विस्तार से। पेगासस जासूसी मामले को लेकर दूसरे दिन भी संसद सत्र की कार्रवाई स्थगित रही। संसद के अंदर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष इस जासूसी मामले को लेकर लगातार हंगामा करता रहा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि विपक्ष कोरोना और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए इस तरह के दूसरे मुद्दों को लेकर हंगामा बरपा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। संसद में मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में जमकर बवाल हुआ। दूसरे दिन भी हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्ष जासूसी कांड को लेकर सरकार की चौतरफा घेराबंदी की तैयारी में है और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि जासूसी कांड पर सरकार की घेराबंदी के बहाने विपक्ष कोरोना पर चर्चा से भाग रहा है। दरअसल आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि जासूसी कांड के मुद्दे के बहाने विपक्ष कोरोना और वैक्सीनेशन पर चर्चा से पीछे भाग रहा है। पीएम ने कहा है कि कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं, मानवता का मुद्दा है। पीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा कि पहले महामारी के दौरान महामारी से कम भूख से ज्यादा लोग मरते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। साथ ही पीएम ने ये भी कहा है कि कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उनको अपनी नहीं बीजेपी की चिंता है। पीएम ने इस बैठक में सांसदों को सरकार के काम के बारे में प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए। 24 और 25 जुलाई को पीडीएस की दुकानों पर जाने को और गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का आशीर्वाद लेने को कहा। जासूसी कांड पर चर्चा के लिए आज भी कई विपक्षी दलों ने नोटिस दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई ने राज्यसभा में चर्चा का नोटिस दिया है। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। तो वहीं संसद भवन परिसर में टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में जासूसी कांड के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। विपक्ष के रुख से साफ है कि मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक और फिर लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए एम्स के अंदर नया मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बनाया गया। आपको बता दें कि न सिर्फ एम्स बल्कि देश के दूसरे अस्पतालों को भी इसी तरह से तैयार किया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना को लेकर गंभीरता बरतना अभी भी बेहद जरूरी है। आइए आपको ले चलते हैं एम्स और दिखाते हैं कैसा है ये मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को अधिक खतरा होने की आशंका जताई जा रही है। इसको देखते हुए सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए आईसीयू और बेड की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली एम्स में भी नया मातृ और शिशु ब्लॉक शुरू किया गया है। इसके शुरू होने से एम्स में अब गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों का बेहतर इलाज हो सकेगा। 425 बेड के इस ब्लॉक में उन्हें एक छत के नीचे तमाम जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर एम्स के डॉक्टर का कहना है कि इससे महिलाओं को बेहतर इलाज पाने में सुविधा होगी। बता दें कि एम्स के मस्जिद मोड़ परिसर में एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।
सबसे पहले यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई थी। इसके बाद यहाँ पर ओपीडी बिल्डिंग बनाई गई, जो जनता की सेवा के लिए शुरू हो चुकी है। इसी इमारत की 8वीं मंजिल पर कोविड के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा इस परिसर में 425 बेड का मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बनाया गया है। 200 बेड का एक सर्जिकल ब्लॉक भी लगभग बनकर तैयार है। आपको बता दें कि अभी तक एम्स की मेन इमारत में गर्भवती महिलाओं व नवजात बच्चों का इलाज चल रहा है। यहाँ पर खासकर वे महिलाएं पहुँचती हैं जिन्हें गर्भ के दौरान या बच्चे के जन्म के समय काफी दिक्कतें होती हैं। हालांकि बेड की कमी की वजह से अधिकांश महिलाओं को जगह नहीं मिल पाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए इसे केंद्र की जरूरत महसूस हुई थी। हालांकि इस ब्लॉक की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन 6 साल बाद अब ये शुरू हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। सरकारी विभागों की कमियों की वजह से दिल्ली के अंदर कई इलाकों में इन दिनों बारिश मौत बनकर बरस रही है। जी हां, दिल्ली के नरेला इलाके में एक 9 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के ही प्रहलादपुर इलाके में एक अंडरपास में 27 वर्षीय शख्स की डूबने की वजह से जान चली गई। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से जल भराव के कारण 2 अलग अलग जगहों पर 2 मौतें हो गई। पहली दिल्ली के नरेला एनआईए थाना के अंतर्गत जल भराव की वजह से 9 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई। जिस जगह ये हादसा हुआ वहां से नरेला एनआईए थाने की चौकी चंद कदमों की दूरी पर है, जबकि वहां से लगातार ट्रैफिक भी गुजरता है, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। दूसरी मौत प्रहलादपुर पुल रेलवे अंडरपास के नीचे डूबने से हुई। मृतक की उम्र 27 साल बताई जा रही है। मामले की पुष्टि करते हुए डीसीपी साउथ ईस्ट आरपी मीणा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे युवक के डूबने की सूचना पुलिस को मिली थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बंदे बता रहे हैं, वो बंदा आ रहा था यहाँ पे वीडियो बना रहा था, तो गड्ढे में गिर गया। यहाँ गटर में गिर गया, इस गटर से गिरा था और दूसरे गटर से निकला। उतनी देर में जब पुलिस वाले आए लेके गए, उसे मर चुका था वो। बहुत तेज़ी से आवाज़ आई थी कि बंदा डूब गया। तो लोग वो बता रहे हैं कि वो गाड़ी से टिकटॉक बना रहा था। 3 बंदे थे, जिसमें एक बंदे की डेड हो गई डूब के, और उसमें 2 बंदों को निकाल लिया गया और उसके बाद एम्बुलेंस से प्रशासन उसको यहाँ से ले गया है। यहाँ पर कितना पानी भरा है और कब से पानी? सर यहाँ 7-8 फुट होगा पानी। 6-6.5 फुट का तो आदमी होता है, 6 फुट। हाँ। तो क्या वो युवक वीडियो बनाने गया था? जी, वीडियो बना रहा था। बता दें कि दिल्ली में सोमवार को बारिश हुई, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक वीडियो बनाने के लिए पुल के पास गया था, लेकिन उसी दौरान वो वहां पर डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन पहुंची, लेकिन तब तक युवक की जान जा चुकी थी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार और आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर किडनैपिंग केस को सुलझाते हुए 3 पड़ोसियों को ही गिरफ्तार किया है। आपको दिखाते हैं कि इस किडनैपिंग की वजह क्या थी और पुलिस ने किस आधार पर इन 3 पड़ोसियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपने ही पड़ोसी का किडनैप किया था। बताया जा रहा है कि 3 जुलाई को चुन्नू नाम के एक शख्स को 4 लोगों ने किडनैप किया था और 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद 5 लाख रुपए में डील हुई। वहीं किडनैपरों ने पुलिस को इस मामले से दूर रखने को कहा था, जिसके बाद पीड़ित के भाई ने किडनैपर्स के पास पूरी रकम पहुंचाई, लेकिन किडनैपर्स का लालच और बढ़ गया और उन्होंने दोबारा 7 लाख रुपए की रकम मांगी, जिसके बाद पीड़ित ने उत्तम नगर थाना में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया और तीनों किडनैपर को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया। खास बात यह है कि ये किडनैपर चुन्नू के पड़ोसी ही बताए जा रहे हैं। इस हमारे सामने आया था जिसमें कि उत्तम नगर के स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम चुन्नू है और इनको कुछ दिनों पहले 4 लड़कों ने अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद इनको एक जंगल में ले गए और इनके सर पे चोट भी की गई
जब ये होश में आए तो उन चारों लड़कों ने जो इनके पड़ोसी ही थे उन्होंने ये कहा कि अगर ये 1 करोड़ रुपए की फिरौती देंगे तभी इनको जाने दिया जाएगा, जिस पर चुन्नू ने उनको ये कहा कि ये 1 करोड़ की फिरौती के लिए उनके पास रकम नहीं है। फिर मामला कहीं से 5 लाख रुपए में सेटल हुआ और फिर चुन्नू ने ये 5 लाख रुपया अपने भाई नसीम के द्वारा इन 4 लड़कों को दे दिया और डर के मारे बैठ गए। फिर ये कॉल उनके कुछ दिनों बाद फिर एक कॉल आई कि इन्हें और पैसों की जरूरत है, तो वो उस चीज को नजरअंदाज करते रहे, थोड़ा डिले करते रहे। लेकिन फिर जब ये फिरौती की कॉल बार बार जब आने लगी तो फिर इनके घर वालों की सलाह पर चुन्नू फाइनली हमारे पुलिस स्टेशन उत्तम नगर पे आए और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई। कंप्लेंट दर्ज होते ही और केस दर्ज होते ही हमारी टीम एक्टिव हो गई और पुलिस स्टेशन उत्तम नगर के स्टाफ ने तुरंत हरकत में आते हुए टेक्निकल सर्विलांस और टेक्निकल इनपुट्स के अनुसार और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन 4 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम एक का नाम डेविड है अलियास जतिन, इसकी उम्र 22 साल है। सौरभ है, इसकी उम्र 18 साल है और तीसरा है अर्जुन जिसकी उम्र 21 साल है। सौरभ और अर्जुन जो हैं एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जीजा साले हैं और इसमें एक और व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। इनसे सारी मैक्सिमम रिकवरी हो गई है। 5 लाख में से 2,05,000 रुपए कैश जो डेविड से रिकवर हुए हैं, 60,000 अर्जुन के पोजीशन से पाए गए, 51,000 सौरभ के पोजीशन से पाए गए। जो मोटरसाइकिल उन्होंने वारदात के समय इस्तेमाल की थी उस मोटरसाइकिल को रिकवर किया गया है और जो मोबाइल फोन से इन्होंने फिरौती की कॉल करी थी जिसमें वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, तो ये दोनों मोबाइल फोन भी रिकवर किए हैं। ये एक बहुत अच्छा कैच है और जो रिकवर्ड जो बचा हुआ रिकवर्ड अमाउंट रिकवरी की अमाउंट है उस पे हम लगे हुए हैं और जो एक और अभियुक्त की तलाश है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी लगी हुई है। एडिशनल डीसीपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहन गार्डन के डेविड उर्फ जतिन मलिक, सौरभ और अर्जुन के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से फिरौती की रकम से खरीदी गई बुलेट, 3,16,000 रुपए का कैश और वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं चौथे किडनैपर की खोज भी जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ नवीन कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। देश में कोरोना के कम होते मामलों के बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का एक बयान सामने आया है। इस बयान में रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण दर नीचे जा रहा है उन जिलों में स्कूल खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही रणदीप गुलेरिया ने देश भर के स्कूलों को खोले जाने के लिए एक फार्मूला भी सुझाया है। आपको दिखाते हैं क्या है वो फार्मूला। देश में कोरोना के कम होते मामलों और तीसरी लहर के खतरे के बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है वहां पर अलग अलग चरणों में स्कूल खोले जा सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों में स्कूलों को खोलने की योजना बनाई जा सकती है। बच्चों को स्कूलों में लाने का विकल्प तलाशना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों में भी इस वायरस के खिलाफ अच्छी इम्यूनिटी हासिल कर ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों ने भी इस वायरस के खिलाफ अच्छी इम्यूनिटी हासिल कर ली है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि अगर स्कूल के खुलने की वजह से संक्रमण फैलने का संकेत मिलता है तो स्कूलों को तुरंत बंद किया जा सकता है, लेकिन जिलों को वैकल्पिक दिनों में बच्चों को स्कूलों में लाने का विकल्प तलाशना चाहिए और सभी स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बनानी चाहिए। स्कूल खोलने का कारण बच्चों को सिर्फ एक सामान्य जीवन देना नहीं है, बल्कि बच्चे के विकास में स्कूली शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। हालांकि दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर केजरीवाल सरकार पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है। सीएम केजरीवाल ने 15 जुलाई को दिए अपने बयान में साफ किया कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। डॉक्टर गुलेरिया के बयान से इतर कई स्वास्थ्य एजेंसियां तीसरी लहर के खतरे को लेकर भारतीय सरकार को आगाह कर चुकी हैं। रिसर्च में भी सामने आया है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को ही है। हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने साफ किया है कि संक्रमण दर कम वाले जिलों में ही स्कूलों को खोलने की योजना बनाई जा सकती है।
बच्चों को स्कूल में लाने का विकल्प तलाशना चाहिए ताकि सुरक्षा के साथ बच्चों की स्कूल वापसी हो सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।